Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Today is 15 December and I have an article from the Hindu. It is a very important article regarding COP28. We all know that COP28 means 28 मीटिंग इस बार हुआ था, इसलिए COP28 कहते हैं. तो वो ख़त्म हो गया. कब ख़त्म हुआ? आपका 12 दिसंबर को ओवर हो गया. फाइनली ये एडिटोरियल लिखा गया जहाँ पे थोड़ा क्रिटिक्स मिला है कि हर क्लाइमेट चेंज जो प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, उसमें कोई मेन एजेंडा, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन निकल के नहीं आता है. हल्का फुल्का बात हो जाता है क्लाइमेट चेंज को लेकर. तो दिस इज़ अबाउट द होल टॉपिक. And if you still not know about COP meetings and all of that, you can watch the other videos that are in the news clipping playlist in this channel. And before we jump into the discussion of the article, let me give a brief introduction to the topic. Firstly, it is talking about keeping it relevant. COP meetings must use climate science to promote justice and equity. तो देखो इसमें बोला जा रहा है कि जो मीटिंग हुआ वो एंड हो गया है. इसमें हम लोग को क्लाइमेट साइंस मतलब डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए या और मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम लोग क्लाइमेट के साथ जस्टिस कर सके और इक्विटी मेंटेन रहे. इक्विटी मेंटेन रहे मतलब सारे को बेनिफिट मिले क्लाइमेट का, सारे को कोई इसका विक्टिम ना रहे. इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि कुछ नया मेजर्स लेकर आएँ और रेलेवेंट रखें क्योंकि हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि जो भी मीटिंग होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, सिर्फ COP नहीं, जितने मीटिंग होते हैं उसमें कुछ मेन एजेंडा, कुछ मेन मुद्दा या मेन चेंजेस आता ही नहीं है. जो हम देश अपना बात रखना चाहते हैं वो अच्छे से रख नहीं पाते हैं और उनका कुछ समाधान भी नहीं निकलता है. कैसे हम लोग देखते हैं. Let me read out to you. Since 1995, when the first of the United Nations Conference of Parties was organized, it has undergone a remarkable shift in character. From stuffy, closed door meetings peopled with bureaucrats and technocrats, they have mobbed into a carnival. Official dom has of course grown with the UN Climate Secretariat bursting at the seams with realms of subsidiary body working groups convoluted agenda items, but this has been accomplished by the burgeoning of activist group, indigenous group, big and small businessmen, consultants, traders and vast media presence. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पहला जो मीटिंग हुआ था COP, पहला जो हुआ था वो 1995 में हुआ था. आप लोग सब जानते हैं ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनिशिएट किया गया प्रोग्राम है. तो ये कब हुआ था? पहले 1995 में होगा. तब से अभी तक एक रिमार्केबल शिफ्ट मतलब थोड़ा बहुत लिटिल बिट शिफ्ट इज देयर इन द कैरेक्टर मतलब पहले जो एजेंडा था या पहले जो मुद्दा था वो सबसे लेकर क्लाइमेट को लेकर उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट आया कि हम लोग, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल. COP27 जो पेरिस में हुआ था, 27th मीटिंग वो हुआ था आपका पेरिस में. उसमें डिसाइड किया था लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में. उसमें इस बात का मुद्दा उठाया गया था और इस बार COP28 में उसको लागू कर दिया गया है. तो क्या बोला जाता है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं देयर इज अ शिफ्ट इन द कैरेक्टर. इसमें बात हुआ, अगले साल जब मीटिंग बैठा तो उसमें डिस्कशन हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग पीपल विद ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स. तो पहले क्या होता था कि मीटिंग्स क्या होता था क्या नहीं उस सब हम लोग को उतना नहीं पता चलता. क्लोज डोर मतलब एक प्राइवेट टाइप का मीटिंग होता था. ब्यूरोक्रेट्स रहते थे मतलब सिविल सर्वेंट्स वगैरह. टेक्नोक्रेट्स रहते थे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग रहते थे मीटिंग में. अब क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें UN सेक्रेटरीट, क्लाइमेट सेक्रेटरीट है. उसके बाद सब्सिडरी बॉडीज मतलब छोटे छोटे बॉडीज जो इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट चेंजेस को डिटेक्ट करता है, वर्किंग ग्रुप्स है और अदर सच पीपल डीलिंग विद क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट. ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है. और ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? हमारे एक्टिविस्ट ग्रुप के वजह से, दूसरे स्मॉल छोटे बिजनेसमैन की वजह से, ट्रेडर्स की वजह से और स्पेशली मीडिया के प्रेजेंस. मीडिया आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूज़ या अवेयरनेस को फैलाने में. Let us read next. It is on one hand fair to conclude that this is a welcome development and due to the growing awareness of how anthropogenic climate change, amplified by centuries of industrialization, poses an existential threat to humanity. Climate denialists, vociferous and significant in power corridors even until a decade ago, are now relegated to the obscurity of dark net along with flat earthers and their rank filled by parvens and pivoting merchants of the fossil fuel era who see opportunity in the
renewable energy sources. There is no country today that does not publicly affirm its faith in the scientific assessment that greenhouse effect gas emissions must be contained drastically to cap the rise in global temperature to 1.5 degrees Celsius. And yet, it has never inspired any sense of urgency to cut fossil fuel use, the dominant source of greenhouse gases. तो इसमें बोला जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद एक कंक्लूजन में आते हैं कि जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट को वेलकम किया गया, चेंजेस को वेलकम किया गया है इस मीटिंग के बारे में। हालांकि बहुत कम चेंजेस लाया गया या कम टॉपिक्स के बारे में बात हुआ, मेन मुद्दा के बारे में कभी बात नहीं हो पाता, हर क्लाइमेट चेंज मीटिंग में नहीं हो पाता है, हर 5 साल में लोग बैठते हैं लेकिन बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ता है इन लोग का डिस्कशन का। हालांकि अवेयरनेस इज़ ऑलवेज देयर, और इससे अवेयरनेस से ये भी पता चलता है कि हम लोग ये क्लाइमेट थ्रेट एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर क्लाइमेट जिस मौसम में हम लोग रह रहे हैं वही अगर शुद्ध नहीं है, वही पॉल्यूटेड नहीं है, तो कैसे लोगों का हेल्थ या वर्किंग अच्छा रह पाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वी ऑल नो जो फॉसिल फ्यूल्स है दे आर द बिग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली फॉर आवर कंट्री। जब अग्रीमेंट साइन कराने का बात हुआ COP28 में, कैसा अग्रीमेंट, ये पहले भी न्यूज़ में था कि एग्रीमेंट इंडिया ने मना कर दिया साइन करने के लिए। कौन सा एग्रीमेंट? जहाँ पे बोला गया कि फॉसिल फ्यूल को पूरा कट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि वो सबसे मेन रीज़न होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस के क्या होता है, हम लोग का हमारा इन्वायरमेंट और प्रदूषित होता है, क्लाइमेट चेंज में और डिटर कर जाता है कंडीशन। तो ऐसे एग्रीमेंट ने इंडिया में साइन करना मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी सोर्स है, उसका मेन सोर्स है फॉसिल फ्यूल, स्पेशली कोल। हम लोग के देश कोल से बहुत ब्लेस्ड है। अगर हम लोग वही को यूज़ नहीं कराएंगे, वही रिसोर्स को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे एनर्जी जनरेट करेंगे, कैसे फॉसिल फ्यूल से? और ये कौन कट डाउन करने बोला है? दिस इज द आयरनी, सी द आयरनी। जो फॉसिल फ्यूल को कट डाउन करने बोला गया है वो हो गया आपके COP28 के प्रेसिडेंट। कौन है प्रेसिडेंट? वो सुल्तान अल जाबर। वो उन्होंने क्या बोला कि फॉसिल फ्यूल का हम लोग को कट डाउन कर देना चाहिए। अच्छा, दुबई के प्रेसिडेंट ऐसा बात करते हैं जबकि दुबई खुद एक सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कंट्री है, सबसे बड़ा, जो फॉसिल फ्यूल का खुद ही ट्रेड करते हैं या फिर दूसरे कंट्री को देते हैं। उनका खुद ही कहना है कि फॉसिल फ्यूल बंद कर देना चाहिए। दिस इज़ सच अ बिग आयरनी। तो इंडिया ने हालांकि ऐसा कोई एग्रीमेंट में साइन नहीं किया गया है क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल ही सोर्स है जिसकी वजह से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल इज सीन एज द बिगेस्ट बैरियर टू द क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज फॉसिल फ्यूल से बहुत बढ़ता है या फिर राइज होता है, प्लस देयर इज अ राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर दैट इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, टारगेट जब मीटिंग्स होता था, पहले COP का मीटिंग्स होता था, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि सारे कंट्रीज़ वो लोग इस तरह से अपने एनर्जी सोर्सेज या फिर इस तरह से वर्किंग करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल रखेंगे, क्लाइमेट को लेकर वो लोग डिसाइड करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इस कदर करेंगे कि टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे देश का, पूरे कंट्री का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा तो देर इज़ वेरी मच ड्रास्टिक इफेक्ट इन द क्लाइमेट बिटवीन द पीपल, और फिर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा देश में। हालांकि इसको ये भी किया गया मैक्सिमम आप 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि आज के टाइम पर हम देखें कि ये सब सारा लिमिट क्रॉस कर दिया, इस सब का कोई वैल्यू ही नहीं है। जो टारगेट डिसाइड किया गया था कि इतना से एक्सीड नहीं करना चाहिए धरती का टेम्परेचर, वो सब एक्सीड कर चुका है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। तो we cannot cut down the use of our fossil fuels, which is the main source of greenhouse effect. इसके अलावा let us read what is next. That it has taken nearly 3 decades of COP to acknowledge this fact, as laid out by Dubai census, suggests the political expediency and strategic second guessing has unfortunately weaponized even climate science. Thus, countries responsible for most of human emitted carbon point to record temperature as their links to rising emission when arguing for reining in emission from developing countries. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि दुबई
का सेंसस, मतलब दुबई क्या है, सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री या फिर ऑयल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जितना फॉसिल फ्यूल है वो लोग क्या है, सबसे बड़े उसके डीलर है। आप लोग जानते होंगे एनर्जी और ऑयल के सोर्सेज में दुबई बहुत हाई सबसे रिच है। तो ये क्या हो रहा था, दुबई का सेंसस निकला था, मतलब उनका एक डेटा निकला था और उसमें से पता चला था कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उससे बहुत सारा क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो कार्बन एमिशन स्पेशली आप देखिए कोल से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन एमिशन होता है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत बढ़ सकता है धरती का, विच इज़ लीडिंग टू हाई प्रॉब्लम्स, हाई क्लाइमेट चेंजेस। जिस आज कितना मौसम हमारा बदल गया है, या फिर टाइम से बारिश ना होना, टाइम से गर्मी नहीं आना, इतना ठंडा होते हुए भी उस तरह से ठंडा नहीं लगना, वो सब सब क्लाइमेट चेंज का आपका नतीजा है। तो इट हैज़ बिंग एंड स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा। डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों स्पेसिफिकली यहाँ फोकस किया जा रहा है, आप लोगों को बता दें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास बहुत कम टेक्नोलॉजी होता है, बहुत कम टेक्नोलॉजी होता है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ खास कर नहीं पाते। जैसे यूएसए, चाइना, उनके पास बहुत पूंजी होती है, बहुत होती है कि वो लोग क्लाइमेट चेंज पे कर पाए, हालांकि वो लोग कुछ करते नहीं हैं। ये सबसे मेन प्रोड्यूसर होते हैं हमारे क्लाइमेट को बर्बाद करने के लिए। डेवलप्ड कंट्री का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है, क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी होते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है या सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस रिलीज होता है एंड ऑल ऑफ दैट। और सफरर्स कौन हो जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज द मेन थिंग। हाउएवर, टू एक्सेप्ट this link, when developing and island nations demand funds, are reputational for devastation already weakened by climate change. The lost and damaged sun, which received committee worth $750 million and therefore cheered as COP28 success, has only been approved on the condition that it not be considered as compensation for historical carbon pollution. Really, related to this is the larger concern that COP meetings and are deemed as historic only when they insert new verb phrases, phase out, phase down, transition on cutting emission, but are banal when they consider how little money and technology they have been channelized for fossil fuel de-addiction. It is time that future meetings use science to promote justice and equity and strengthen faith in what is now one of the few working multilateral process. So इस टॉपिक का क्रक्स हम आपको बताते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो आइलैंड नेशंस है और डेवलपिंग नेशंस है, सफरर्स है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उनके पास, सबसे ज़्यादा उन लोग एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को प्रदूषित कर रहे हैं, और उसका सफरर कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज या आइलैंड नेशंस। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, वो लोग के पास मनी नहीं है कंट्रोल करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। एग्जाम्पल आपको देख देते हैं हम लोग। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसमें आपका ये बहुत सक्सेसफुल रहा, ये लागू हो गया। हालांकि इसमें जितना हम लोग को मनी चाहिए, ये COP28 में लागू तो हो गया, लेकिन जितना मनी चाहिए उतना मनी नहीं है। हम लोग को चाहिए ट्रिलियन डॉलर्स के ये में मनी, और यहाँ पे जो फंड जनरेट किया गया डेवलप्ड कंट्री के द्वारा वो बिलियन डॉलर में भी नहीं है। तो हम लोग कैसे उससे करेंगे अपना टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करेंगे, या फिर इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव करेंगे, कार्बन के प्रोडक्शन को कैसे कम करेंगे। प्लस देयर इज़ अ टर्म फेज आउट एंड फेज डाउन एंड फेज आउट। तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल को हम लोग फेज आउट कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए कम्प्लीटली, उसका डिसबैन कर देना चाहिए उसको। लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज उसको नहीं करते, हम लोग फॉसिल फ्यूल को अभी भी यूज़ करेंगे। हम लोग मीटिंग में भी ये बात कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ये सबसे ज़्यादा रिसोर्स है। और इसमें कंक्लूडिंग लाइन में ये भी बोला जा रहा है कि मीटिंग्स शुड बी मच ऑथेंटिक, और ज़्यादा इस मीटिंग होना चाहिए, मनी टेक्नोलॉजी शुड बी जनरेटेड, और इसी साइंस को प्रमोट करते हुए ही हम लोग मल्टीलैटरल प्रोसेस में वर्क कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे अहेड।